गृह विज्ञान में आज हम अगला पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है संक्रामक रोग प्रसार एवं नियंत्रण। सबसे पहले जानते हैं रोग क्या है। रोग शरीर की वो अवस्था है जिसमें हमारे शरीर की कोई क्रिया या कोई अंग ठीक से कार्य नहीं करता। यदि हमारे शरीर के सारी क्रियाएं ठीक से हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ है, और कोई क्रिया बाधित है, ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, इसका मतलब व्यक्ति रोगी है। रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो किसी कारण से एक दूसरे के व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति को कोई रोग है तो जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसको भी वो रोग होने की संभावना रहती है। दूसरे प्रकार के रोग होते हैं असंक्रामक रोग, जिसे हम गैर संचारी रोग भी कहते हैं। ये रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से ये व्यक्तियों में होते हैं, जैसे हृदय संबंधी बीमारियां, मोतियाबिंद, अस्थि संध्याति और मधुमेह आदि रोग। अब देखते हैं संक्रामक रोग किस प्रकार से फैलते हैं। सबसे पहला है वायु द्वारा। वायु द्वारा जीव ये इस प्रकार फैलते हैं। यदि हम भीड़ वाले स्थानों पर, जहाँ पर अधिक लोग हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति की श्वास से ये रोगाणु दूसरे व्यक्ति के अंदर शरीर में पहुँच सकते। जिस प्रकार से आप लोग इस अभी सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, एक व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें और अपने मुंह को मास्क के द्वारा ढक कर रखें। ये इसी कारण है क्योंकि ये वायरस वायु के द्वारा ही फैलता है। दूसरा कारण है त्वचा द्वारा। बहुत सी ऐसी स्किन डिजीज़ हैं जो व्यक्ति के संपर्क में आने पर एक से दूसरे में फैलती हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली आदि। तीसरा कारण है कीटों द्वारा। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के मल, मूत्र, थूक आदि पर कोई कीट जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि बैठते हैं और उसके बाद वो किसी खाद्य या अन्य पदार्थों पर बैठते हैं, जिसका सेवन करने से ये रोग अन्य व्यक्तियों में भी पहुंच जाते हैं। चौथा कारण है आनुवांशिकता द्वारा। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो यदि माता पिता में हैं तो उनकी संतानों में भी उन रोग की संभावना रहती है, जैसे रतौंधी और कलर ब्लाइंडनेस। अगला कारण है जानवरों द्वारा, जैसे रेबीज़। रेबीज़ फैलता है पागल कुत्ते के काटने से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। अगला कारण है अंतर्ग्रहण द्वारा। इस क्रिया में यदि संक्रमित भोज्य पदार्थ या पानी का सेवन किया जाता है तो ये रोग हो जाते हैं, जैसे हैजा, पेचिश आदि। अगला कारण है यौन जनित रोग। ये रोग यौन संबंधों के कारण फैलते हैं। और आखिरी है निर्जीव वस्तुओं द्वारा। कभी कभी किसी संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करने से, जैसे बिस्तर, तौलिया या जूठे बर्तनों के उपयोग से भी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब जानेंगे संक्रामक रोग किन के कारण होता है। संक्रामक रोग के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। नंबर 2 प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोअन संघ के सूक्ष्म जीव होते हैं। तीसरा है विषाणु यानी वायरस, और चौथा है फफूंद यानी फंगस। सबसे पहले जानते हैं जीवाणु के विषय में। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये लगभग हर जगह जल, वायु, मिट्टी आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ये लाभदायक
और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं और ये जंतु और वनस्पति जन्य दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी वृद्धि या इनका विकास सीलन युक्त स्थानों पर अधिक मात्रा में होता है। ये 98.6 डिग्री सेल्सियस ताप पर तीव्रता से वृद्धि करते हैं। अब देखते हैं आकार के आधार पर बैक्टीरिया यानी जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला है कोकस या कोकाई, ये गोलाकार होते हैं। दूसरा है बैसिलस, ये छड़ के आकार के होते हैं। तीसरा स्पायरोचेट, ये तंतु के आकार के होते हैं। चौथा विब्रियो, जो कॉमा शेप होते हैं। और पांचवा है स्पाइरुला। इस चित्र में आप देख रहे हैं बहुत सारे जीवाणुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आकार भी दिए हैं। ये जीवाणु विशिष्ट होते हैं, अर्थात एक विशिष्ट जीवाणु एक विशेष रोग का कारण होता है। अगला जीव है प्रोटोजोअन्स। ये जीव प्रोटोजोआ संघ के होते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रोटोजोआ संघ के कुछ सूक्ष्म जीवों के चित्र आप देख रहे हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, इनके विषय में आप पहले भी पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अगला जीव है विषाणु यानी वायरस, जो सबसे अधिक हानिकारक है। और विषाणु केवल रोगजनक ही होते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता। ये अति सूक्ष्म होते हैं और केवल जीवित कोशिका के अंदर पहुंचने पर ही इनमें जीवन संबंधी क्रियाएं होती हैं, अर्थात ये लाखों व करोड़ों वर्षों तक सुप्त अवस्था में या अजीव अवस्था में पड़ा रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये किसी सजीव की कोशिका में पहुंचता है तो ये जीवित हो जाता है और इसका डीएनए और आरएनए की संरचना बदलने लगती है और ये सजीवों की भांति कार्य करने लगता है। और चौथा कारण है फफूंद यानी फंगस। ये अधिकतर त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। फफूंद मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। ये लाभदायक भी हैं क्योंकि ये अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं वातावरण में। अब जानते हैं कि इन रोगों से लड़ने के लिए हमारी शक्ति, जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है जो हमें रोगों से बचाने की शक्ति प्रदान करती है। ये दो प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक या अर्जित प्रतिरक्षा, जो हमारे शरीर में विद्यमान होती है एंटीबॉडीज़ के रूप में। यदि कोई बाह्य जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उसको नष्ट करने का कार्य करती हैं। प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है कृत्रिम या अर्जित प्रतिरक्षा, जो हमें बाह्य वातावरण से प्राप्त होती है, जिसे टीकाकरण के रूप में हम लेते हैं। आप सभी जानते हैं बचपन से शिशु के जन्म के बाद 5 या 6 वर्ष तक उसको विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये हमारी कृत्रिम या अर्जित प्रतिरक्षा होती है। अनेक प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए बचपन में टीका लगाए जाते हैं। इन टीकों के लगाने से इनसे होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है।